के जजमेंट आए थे उसमें कहा गया था कि आप बस का भाड़ा छोड़कर फीस ले सकते हैं। तो सारे लोगों ने फीस लिया कि हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, हम फीस लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो वह भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि उन्होंने रहे हैं। बताइए, लोग कहते हैं ऑनलाइन क्लास करा ले। ऑनलाइन क्लास से क्या फ़ायदा हो सकता है? जब बच्चा स्कूल जाता है तो शिक्षक उसको डांटता है, समझाता है कि यह होमवर्क नहीं करके आए। अब तो कोई पूछने वाला नहीं है, आप मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास करिए। एक बहाना मिल गया है कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इससे कोई लाभ होने क्या वाला क्या नहीं। ऑनलाइन क्लास से लाभ नहीं होते हैं जी? नहीं, कोई लाभ हमारे समझ में आता, कोई लाभ नहीं है। ये एक नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ उपाध्याय। इस समय हम उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले आजमगढ़ में हैं और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश 2022 में होने वाले विधानसभा की। विधानसभा का चुनाव के जैसे बिगुल बज चुका है, तमाम राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुका है। अगर उत्तर प्रदेश की बात हो और आजमगढ़ जिले की ना बात हो तो आप समझ सकते हैं। आजमगढ़ जिला पूरा उत्तर प्रदेश में चर्चित जिला है और इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से सपा का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी सदर के सांसद रह चुके हैं और सदर के वर्तमान सांसद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय विभिन्न विद्यालय प्रबंधक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ माटी के लाल, आजमगढ़ के ही रहने वाले गिरजेश यादव जी हैं। गिरजेश यादव जी का बहुत बड़ा संगठन है राष्ट्रीय विभिन्न विद्यालय प्रबंधक संघ के। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में इनके पदाधिकारी हैं। इनके तमाम संगठन से जुड़े लोग हैं। सबसे पहले गिरजेश जी, नेशनल टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमको मौका दिया। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद कि आपने हमसे बातचीत के लिए समय दिया। सर, पहला सवाल ये होगा कि इस समय कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में सारे चीज़ खुले हुए हैं और आप एक राष्ट्रीय विभिन्न विद्यालय प्रबंधक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विद्यालयों की समस्या को लेकर आप विभिन्न जगह पे आंदोलन किए हैं, विभिन्न मांगों को मांगे हैं और हम लोगों ने आजमगढ़ में भी देखा है तमाम स्कूलों की समस्याओं को लेकर आप जिलाधिकारी महोदय से और अन्य राजनीतिक दलों से भी आपने मांग किया। तो कोरोना काल में विद्यालय बंद है, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, 17 महीने विद्यालय बंद थे। हमने जो शासन का आदेश था उसका पालन किया। हमारा ना कोई प्रबंधक ना कोई शिक्षक, वो कोई बहुत बड़ा आंदोलन किया। सारे लोग शांत थे कि कोरोना काल था। हम लोग भी शासन प्रशासन के नियम का पालन किए। और एक बात और बता दें कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इस देश का नुकसान हुआ है। जैसे जो हमारे बच्चे हैं, जब पढ़े लिखेंगे नहीं तो इस देश का भविष्य कहाँ से अच्छा उज्जवल हो सकता है। तो इसलिए स्कूल खोलना बहुत ज़रूरी है। स्कूल खुल जाए तो समझ लीजिए कि वो जो देश के भविष्य हैं उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि कोरोना काल में 17 महीना जब विद्यालय बंद थे तो हमारे प्रबंधक और शिक्षक भुखमरी के कगार पर पहुँच गए। कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोगों ने फांसी लगा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हुई। ना कोई हमारा हाल चाल लेने वाला है, ना कोई पूछा कि क्या हो रहा, कैसे आप लोग जी रहे हो। हम लोगों को बड़ा बुरा हाल था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग शासन सत्ता के साथ लगे रहे कि कहीं ना कहीं यह लोग हमारे ऊपर ध्यान देंगे, हमारी बातों को सुनेंगे। अब देखिए, समय बताता है और समय आगे चला जाता है। आज फिर 1 महीने से विद्यालय बंद है और सारे हमारे प्रबंधक इस बार फिर विद्यालय बंद करके अपने शिक्षकों के साथ छुट्टी मना रहे हैं। बताइए, लोग कहते हैं ऑनलाइन क्लास करा ले। ऑनलाइन क्लास से क्या फ़ायदा हो सकता है? जब बच्चा स्कूल जाता है तो शिक्षक उसको डांटता है, समझाता है कि यह होमवर्क नहीं करके आए। अब तो कोई पूछने वाला नहीं है, आप मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास करिए। एक बहाना मिल गया है कि ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इससे कोई लाभ होने वाला क्या नहीं। ऑनलाइन क्लास से लाभ नहीं होते हैं जी? नहीं, कोई लाभ हमारे समझ में आता, कोई लाभ नहीं है। ये एक तरीका है शोषण करने का। कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास से एक फ़ायदा यह होता है कि जो हमारी चीज़ हमको नहीं समझ में आते हैं, ट्यूटर नहीं है, तो हम उसको देखकर समझकर पढ़ सकते हैं। यही एक फ़ायदा है हमारे समझ में। स्कूल जाने से ही फ़ायदा ज़्यादा है। आपने कहा कि स्कूल बंद होने से तमाम विद्यालय के प्रबंधक शिक्षक भूखमरी कगार पे आ गए, लेकिन क्या फीस तो वसूली की गई? देखिए, हम लोग भी विद्यालय चलाते हैं।
हम प्रबंधकों के एकमात्र नेता इस देश में, प्राइवेट जितने विद्यालय चलते हैं उसका एकमात्र मैं नेता हूँ। मैं भी विद्यालय चलाता हूँ। हमारे 95% की प्रबंधक जो है नहीं लिए फीस, किसी गार्जियन से किसी का शोषण नहीं किए। जी। उन्होंने कहा कि विद्यालय नहीं चला है तो किस बात की फीस। कुछ लोग ले रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, सबकी अपनी सोच है, सबका अपना अपना विचार है, सभी लोग आज़ाद है इस देश में, क्योंकि संविधान के आधार पर ही देश चल रहा है, तो सभी कहीं ना कहीं आज़ाद है। मैं उन पर प्रेशर नहीं बनाना चाहता हूं कि आप फीस क्यों ले रहे हैं। तो क्या आपके कहने का मतलब कि 95% विद्यालय के लोगों ने फीस नहीं लिया, उन्होंने एक मानवता दिखाई और फीस छोड़ दिया, यही बात है? 95% लोग अपनी इच्छा से फीस नहीं लिए, या उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने फीस नहीं लिया। अपनी मानवता के हिसाब से सारे लोग मर रहे हैं, किसी के पास खाने के लिए नहीं तो फीस कहाँ से देगा। जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा, उन्होंने फीस दिया, और स्टैंडर्ड स्कूल वाले जो बड़े स्कूल चलाते हैं, संचालित करते हैं, उन्होंने अपना फीस आसानी से वसूल लिया और वहाँ लोग स्वेच्छा से दे भी दिए। इसमें छोटे विद्यालय वालों का ज़्यादा नुकसान हुआ है कि उनके शिक्षक भी कम सैलरी पाते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपना घर चलाने में दिक्कत होती है, तो वह लोग ना पाए ना अपने मैनेजर से मांगे, तो कहीं ना कहीं दोनों लोग एक दूसरे का साथ देने का काम किया है। शिक्षक सैलरी नहीं मांगा, प्रबंधक सैलरी के लिए फीस नहीं मांगा, तो 95% लोग फीस नहीं लिए। तो ये आपका कहने का मतलब जो बड़े बड़े स्कूल है जिसमें बड़े बड़े घर के लोगों के, परिवार के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने फीस वसूला, इन्होंने स्वेच्छा से दिया। जो छोटे और मझले परिवार के लोग हैं जिनका छोटा स्कूल और मझला है, उन लोगों ने छोड़ दिया। क्यों? देखिए, शासन का भी कहीं ना कहीं छूट थी। शासन, हाई कोर्ट, तमाम प्रकार के जजमेंट आए थे, जो शासन स्तर के जजमेंट आए थे उसमें कहा गया था कि आप बस का भाड़ा छोड़कर फीस ले सकते हैं। तो सारे लोगों ने फीस लिया कि हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, हम फीस लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो वह भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन क्लास चलाया है, तो वह फीस ले रहे हैं, तो उन पर कौन दबाव बनाएगा। सारे लोग, कहा ना, इस देश में सबको आज़ादी है अपने तरीके से जीने का, तो इसी तरह से विद्यालय वाले भी, कुछ लोग फीस नहीं लिए, कुछ लोग लिए। क्या आपकी मांग है? कोरोना काल में इस समय विद्यालय बंद है, क्या आप मांग करेंगे? क्या संगठन की तैयारी है? देखिए, हमारे संगठन, हमारे ऊपर दबाव बराबर बनता रहता है कि अध्यक्ष जी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, शासन प्रशासन की मंशा है कि कोरोना काल में विद्यालय बंद रहे। हम इतना कह सकते हैं कि जिलाधिकारी को, शासन को ज्ञापन के माध्यम से सूचित कर सकते हैं कि विद्यालय खोला जाए, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो नहीं पढ़ेगा तो आगे क्या विकास करेगा, जब नहीं पढ़ेगा तो इस देश के बारे में क्या करेगा। तो इसलिए स्कूल खोलना ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल काफ़ी बंद हो चुका है, बहुत लॉस हुआ है अभिभावकों का और बच्चों का, इसलिए स्कूल खुलना ज़रूरी है। जब हम बात कर लेते हैं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय विभिन्न प्रबंधक संघ के हैं, विद्यालय प्रबंधक संघ के, आपके संगठन में तमाम लोग जुड़े हुए हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर दल से ताल्लुकात रखने वाले हैं। लेकिन एक चर्चा आजमगढ़ में से लेके लखनऊ तक होती है कि राष्ट्रीय विभिन्न विद्यालय प्रबंधक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश यादव जी का अच्छा संबंध पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव जी से है, तो इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, 96 में जब पहली बार आजमगढ़ वो आए थे, तभी से हमारी उनकी दोस्ती है। मैं अपना कर्म करता हूँ, ईमानदारी के साथ मैं अपना कर्म में विश्वास रखता हूँ। नेताजी चुनाव लड़ रहे थे तो भी मैंने अपने प्रबंधकों के यहाँ उनके भोजन पानी की व्यवस्था कराया था, जो हमारे चुनाव प्रचार में लोग आए थे। मेरा एक संबंध है, संबंध के नाते मैं अपने दायित्व को निभाता हूँ और हमेशा उनका सहयोग करता रहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारे संबंध बने रहे, उसी तरह जो पहले मधुर थे आज भी बने रहे। तो क्या यह संबंध सिर्फ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से है कि अन्य दलों से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से संबंध है? देखिए, हम एक संगठन चलाते हैं। संगठन किसी एक दल का नहीं होता है जी। और जैसी संगठन को आवश्यकता पड़ती है, उस आवश्यकता का जो भी पार्टी पूरा करती है, उसके साथ हम लोग रहते हैं। तो तमाम आपके फोटो देखे जाते हैं कि आप अखिलेश यादव जी से हमेशा मिलते रहते हैं, हर हफ्ते में आपका फोटो आता है, चाहे आजमगढ़ अखिलेश यादव जी आए, चाहे लखनऊ, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर कहीं रहते हैं, तो उनके काफिले में आप कहीं ना कहीं शामिल रहते हैं। तो क्या आपका संगठन इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ ही आकर्षित है क्या?
देखिए, यह सत्य है कि आज जो भी कार्य हुए, शिक्षक हो, प्रबंधक हो, विद्यालय के हित में सारे कार्य समाजवादी पार्टी के ही सरकार में हुआ है। चाहे वो 9-4 की मान्यता रही हो, चाहे विद्यालय के मानक रहे हों, चाहे शिक्षकों को मानदेय मिला हो। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोगों के बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाता है, इसलिए स्वाभाविक है कि हमारा झुकाव उधर रहता है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि इस सरकार में ही हमारा भला होने वाला है। आज देखिए विद्यालय का क्या हाल हो गया है, कितने स्कूल बंद हो गए, क्योंकि जब स्कूल बंद हो जाते हैं तो उसको पुनः चालू करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे विद्यालय बंद हो गए हैं, जो चल नहीं रहे हैं, जो चल रहे हैं अच्छी दिशा में नहीं है। एक और यह लोग विद्यालय बंद करवाते हैं कोरोना के नाम पर, दूसरे सरकारी विद्यालय वाले को खोल कर रखते हैं, उनके टीचर जाते हैं घर घर पढ़ाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, दोहरी मानसिकता के साथ कार्य किया जाता है। इसी वजह से हमारा झुकाव समाजवादी पार्टी में रहता है कि अच्छा, विपक्ष ये कहता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो जो इंटर कॉलेज है, हाई स्कूल और इंटर परीक्षाएं होती हैं उसमें मनमानी होती है, नकल होती है। नकल को रोकना समाजवादी पार्टी का कार्य नहीं है, विपक्ष आरोप लगाते हैं, आप भी सुनते होंगे। देखिए, रही बात नकल की, तो नकल कोई करवाना नहीं चाहता है, ना नकल पर कोई विश्वास रखता है। सारे लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हमारा टीचर पढ़ा रहा है उसके हिसाब से पढ़े और अच्छी तरह से परीक्षा देने का कार्य करे। नकल के नाम पर जो लोग भी धन उगाही करते हैं या नकल करवाते हैं, ये अच्छी बात शिक्षा में नहीं है। इससे हमारे आने वाले जो भविष्य है अच्छे ढंग से उसका पालन नहीं कर पाएंगे, ना अच्छा रोजी रोजगार पा पाएंगे, क्योंकि नकल वाले को कितना आएगा, उसको ज्ञान ही नहीं प्राप्त होगा तो वह आगे चल के क्या विकास करेगा अपना, अपने परिवार का। इसलिए नकल का मैं भी बहुत विरोधी हूँ, नकल नहीं होना चाहिए। ये तो बात हो गई। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को, तो आजमगढ़ को लेकर अगर हम बात करें तो आजमगढ़ में एक विधानसभा में कितने स्कूल हैं और आपके संगठन के एक विधानसभा में कितने पदाधिकारी हैं? देखिए, एक विधानसभा में तो हमारे हर ब्लॉक में एक कमेटी है, तो एक विधानसभा में मान लीजिए 2 ब्लॉक है, तो 2 ब्लॉक हैं, पर ब्लॉक में कम से कम 250-300 विद्यालय हैं। तो एक विधानसभा में 600 मान लीजिए या 550 मान लीजिए, एक एवरेज मान लीजिए कि विद्यालय हैं 600 करीब। तो 600 में अगर हो गया तो एक ब्लॉक में 30,000 वोट अगर मिलता है तो दोनों ब्लॉकों में मिलाकर 60,000 वोट हो जाता है। उसका आधा भी कर लीजिए, 50% भी कर लीजिए तो भी 30,000 वोट हमारे पास है। हम जिधर एक विधानसभा में 30,000 वोट, हाँ, एक विधानसभा में 30,000 वोट है, और वह वोट जिसकी तरफ जाएगा वही यहाँ का विधायक बनेगा, वही यहाँ का एमएलए बनेगा, वही यहाँ का एमपी बनेगा। ये तो हमारा बहुत बड़ा रोल है। अब तक तो हम लोग इसको नहीं बताते थे, अब हम लोग मीटिंग में अपने बताते हैं। तो क्या आपके विद्यालय से, आपके संगठन से जितने विद्यालय चलाने वाले लोग जुड़े हैं वो आपके कहने पर ही मतदान करेंगे क्या? नहीं, देखिए 99% लोग करेंगे, 1% की गारंटी नहीं लेता हूँ कि सबकी अपने अपने विचार हैं, सबको अपनी अपनी आज़ादी है, किसी को बांध के रखा नहीं जा सकता है। मैं कहूँगा कि हमने इनको समर्थन किया है तो उनकी इच्छा है, वह वोट करेंगे ना करेंगे वह उनके अंदर की बात है, कोई किसी का वोट देखता नहीं है। तो आजमगढ़ में आपका समर्थन किसको रहेगा, ये सवाल बनता है कि आप हमारे दर्शकों को अभी बता सकते हैं क्या? देखिए, 17 माह में विद्यालय उधर बंद थे, फिर 1 महीना से विद्यालय इधर बंद है। भाजपा सरकार से हमारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने 5 साल उनके कार्यकाल को देखा। हमारे शिक्षक मर गए, हमारे प्रबंधक मर गए, तो हमारे अभिभावक फीस के लिए मोहताज हैं, हमारे बच्चे अच्छी तरह शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमारा झुकाव भाजपा की तरफ नहीं है, हमारा झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। हम लोगों ने फैसला आज के 1 हफ्ते पहले बना लिया कि हम लोग सारे लोग पूरे प्रदेश में जाकर प्रचार करेंगे कि आप समाजवादी पार्टी को वोट दें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, जिससे आने वाले समय में हमारे स्कूल का भविष्य उज्जवल हो सके। अच्छा, हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ की बात कर लेते हैं। अभी आजमगढ़ में अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें से गोपालपुर विधानसभा और निजामबाद विधानसभा में समाजवादी पार्टी जिन प्रत्याशी के ऊपर भरोसा जताता के टिकट दिया है उनका जगह जगह विरोध हो रहे हैं।
पुतला फूके जा रहे हैं अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि बड़ा सोच समझ कर वह निर्णय लेते हैं और फूक फूक कर अपना कदम रखते हैं। वो हमारे माननीय हैं, हम लोग भी उनकी बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, आदर साथ उन्होंने जो निर्णय लिया है हम सभी को मान्य है। क्योंकि अगर मान्य है तो विरोध कहाँ क्यों हो रहा है? देखिए, परिवार है, परिवार में 5 लोग हैं तो कोई ना कोई एक लड़का कहता है कि हम अपने गार्जियन से संतुष्ट नहीं है, तो विरोध होना भी स्वाभाविक है। विरोध होगा तभी उनको पता चलेगा कि क्यों विरोध हो रहा है, उसकी वो जांच करवाएंगे अपने लोगों से, तो कहीं ना कोई अच्छा निर्णय निकल सकता है। और विरोध आपकी मुलाकात अखिलेश यादव से बराबर होती रहती है, हम लोग सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। जो ये विरोध निजामाबाद विधानसभा और गोपालपुर विधानसभा का हो रहा है, इस संदर्भ में आप कोई वार्ता करेंगे अखिलेश यादव जी से? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े नेता हैं जी, हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, हमारा एक संगठन है। आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संगठन के? मैं संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मुझसे वह जब भी कोई वार्ता करते हैं तो जो भी सही बात रहती है मैं उनके यहाँ पहुँचाने का कार्य करता हूँ। यह हमारी उनकी बात है। हम क्या बात करते हैं वह दूसरे लोग नहीं जान पाते कि हम क्या एक दूसरे से बात करते हैं। अच्छा, आप अखिलेश यादव जी के करीबी माने जाते हैं, जगह जगह चुनावी माहौल में चर्चा हो रही है कि अखिलेश यादव जी करीबी आजमगढ़ में गिरिजेश यादव जी भी हैं। अगर कहीं सरकार बनती है अखिलेश यादव जी उनको आशीर्वाद के रूप में एमएलसी भी बना सकते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, मैंने बताया कि 96 से मेरी दोस्ती है, मेरी लगातार मुलाकात होती रहती है। और नेताजी के जब सपा की गवर्नमेंट थी, नेताजी के यहाँ मैं जाता आता था और इनके क्या नहीं जाता था, लेकिन संगठन के कार्य से हर जगह मुझको जाना आना पड़ता है। अपनी जो मांगे रहती हैं, जो हमारे प्रबंधक कहते हैं, उसको लेकर मैं आता जाता रहता हूँ। जो हमारी उनकी मुलाकात होती है एक शिष्टाचार मुलाकात होती है। मैं जो आजमगढ़ की समस्या रहता है उसको ले जाकर उनके पास रखता हूँ, उनका जो निर्णय होता है उसको मानता हूँ और घर चला आता हूँ, यही मेरा काम है। अच्छा, आप भी कई टिकटों को लेकर पैरवी कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रही बात टिकट की, तो मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं टिकट की पैरवी करूँ। मैं एक संगठन का आदमी हूँ, मैं अपने एक संगठन के हिसाब से अपने एक सीमा में रहता हूँ, जो सीमा को लांघने का काम नहीं करता हूँ। मैं किसी के टिकट की पैरवी नहीं करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को जानते हैं। गिरिजेश आते हैं अपने काम के लिए, अपना काम करवाते हैं, चले जाते हैं। मैं किसी के लिए टिकट की पैरवी मैंने नहीं किया है। अच्छा, आज के डेट की बात कर लें तो आज निजामाबाद में आलम बदी जी विधायक हैं, उनका जगह जगह विरोध हो रहा है कि इन्होंने कुछ विकास नहीं किया, लेकिन यह भी कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी मुलायम जी के वो भी अत्यंत करीबी माने जाते हैं, तो क्या उनका जगह जगह विरोध हो रहा है, क्या कारण है? देखिए, आलम बदी जी हमारे विधायक हैं, वह एक ईमानदार विधायक हैं, जो निधि पाते हैं उसी में वह संतोष करके अपना विकास कार्य करते हैं। निजामाबाद की जनता कह रही है विधायक जी ने कोई विकास नहीं किया अध्यक्ष जी। भाई, जब सरकार में नहीं है, केवल विधायक निधि से ही विकास करना है, तो जितना उनकी लिमिट थी उन्होंने अपना पूरा किया। अगर सरकार रहती तो लिमिट से ज़्यादा पैसे मिलते तो विकास अच्छा कर लेते। तो ये क्या कहा जाए कि आजमगढ़ में 10 विधानसभा है और आपने बताया कि 30,000 आपके पास एक विधानसभा में वोट है, तो इस आधार पे तो आप 10 विधानसभा सीट जीतेंगे क्या? हाँ, ये सही है कि इस बार 10 विधानसभा हम लोग आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि जो माहौल है, क्योंकि सारे लोग त्रस्त हैं। गैस महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, सारे लोग त्रस्त हैं। इसलिए सरकार बनने की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि सारे लोगों ने मन बना लिया है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो कौन सा आप ऐसा फार्मूला लाएंगे, ऐसा काम करेंगे जिससे विद्यालय प्रबंधक संघ को आप खुश कर सकें? देखिए, हमारी 3 मांगे हैं जी। और पहला जो हमारी मांग है कि विद्यालय प्रबंधक आयोग का गठन हो जाए, जिससे जो विद्यालय की समस्या आए, जैसे मान लीजिए विद्यालय में हम लोग मान्यता लेने जाते हैं तो शोषण होता है, घूस देना पड़ता है। क्यों घूस देते हैं आप लोग, क्यों देते हैं? देखिए, एक बन गया है रास्ता कि आप घूस नहीं दोगे तो आपका फाइल ही रोक दिया जाएगा। जो लोग बैठे हैं एक रास्ता बना लिए कि बिना घूस के हम फाइल ही नहीं दोहराएंगे, तो ये हम सोचते हैं कि सरकार बनेगी तो इस पर रोक लगाया जाएगा। और 2 प्रमुख मांग कौन सी है? हमारी दूसरी मांग है कि 9-4 की मान्यता 9-4 की मान्यता एक बार पुनः लागू हो जाएगी। जो हमारे छोटे विद्यालय प्राइमरी जूनियर तक स्कूल चलाते हैं,
वह भी हाई स्कूल इंटर की मान्यता ले लेंगे, हाई स्कूल इंटर तक विद्यालय चलाएंगे। हमारी तीसरी मांग है कि 1 से लेकर इंटर तक शिक्षकों को मानदेय दिया जाए। कारण क्या है कि जो प्राइमरी में पढ़ाता है वह भी टेट और बीएड होता है, केवल उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कि कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन से लो पढ़ाता है, उसी हिसाब से बड़े क्लास से छोटे क्लास से दिए जाते हैं और सैलरी भी उसी हिसाब से निर्धारित की जाती है। तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि 1 से लेकर इंटर तक को शिक्षकों को मान दिया, क्योंकि शिक्षक सभी बराबर हैं, सबका अधिकार है कि सबको मानदेय मिले। हमारी ये मांग है कि सरकार बनेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमने दे दिया है पत्र जी कि सर इस पर आप अपना निर्णय लें और आगे चलकर इसको 1 से लेकर इंटर तक ये कहा जा सकता है कि आने 2022 के चुनाव में जैसे सारे प्रत्याशियों की टिकट की घोषणा हो जाएगी तो आप समाजवादी पार्टी के लिए जन समर्थन करेंगे, संपर्क करेंगे और अपना समर्थन देंगे। देखिए, समर्थन तो हमने दे दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जी। और रही बात समर्थन की, तो हम 75 जिला में जाकर प्रेस के माध्यम से प्रेस वार्ता करेंगे, सभी को सूचित करेंगे कि आप समाजवादी पार्टी वोट दें, क्योंकि स्कूल का बुरा हाल है। हम स्कूल वाले समाजवादी सरकार में ही हमारा भला हो सकता है। तो तमाम संगठन है विद्यालयों की समस्याओं को उठाने के लिए, कोई तो भाजपा की तरफ जा रहा है, बसपा की तरफ जा रहा है, कांग्रेस की तरफ जा रहा है, आपके तमाम संगठन समाजवादी की तरफ आ रहे हैं। तो टिकट बंटवारे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक बात की देखिए, प्रबंधकों का एक ही संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पर, वह अभी राष्ट्रीय विभिन्न विद्यालय प्रबंधक संघ है। अभी सभी कई शिक्षक संघ हैं, तो शिक्षक संघ में सबका अपना अपना लगाव है, किसी का भाजपा से लगाव है, किसी का सपा से लगाव है। जो जहां उनका कार्य आसानी से हो जाता है उसको वोट कर रहे हैं। हमारे को लग रहा है कि हमारा जो संगठन है समाजवादी पार्टी में ही हमारे प्रबंधकों का भला होगा, हमारे शिक्षकों का भला होगा, इसलिए हम समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारा झुकाव है। ये तो आपके संगठन के माध्यम से क्या आजमगढ़ में भी कोई प्रत्याशी हो सकता है अध्यक्ष जी? नहीं, अभी तक तो हमने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि हमारा कोई प्रत्याशी कहीं से लड़ेगा। हम अपने लिए खुद ने परेशान है कि हमारे शिक्षक और प्रबंधक भूख से मर रहे हैं, कई लोगों ने आत्महत्या कर लिया है। तो कहीं ना कहीं हमारा विद्यालय बढ़िया चलने लगे, यही हमारी लड़ाई है, यही हमारे विधायक MP MLA हैं। तो आपने देखा हमारे साथ नेशनल टीवी न्यूज पर राष्ट्रीय विभिन्न विद्यालय प्रबंधक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिजेश यादव जी ने बात किया और अपनी बात को रखा कि हमारा समर्थन समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेगा और हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट समाजवादी को जिताएंगे। इनका एक व्यक्तिगत मानना है, इनका संबंध है। लेकिन एक सवाल और अध्यक्ष जी बनता है, आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव जी, जनता कहती है कि आजमगढ़ शहर बाढ़ से डूब रहा था तो लापता थे, आजमगढ़ नहीं आते, पोस्टर लगा था। क्या कहना चाहेंगे? ये बात बताते नहीं क्या आप? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया जी कि देखिए, जब आदमी का काम नहीं बनता है तो दूसरे पर लोग आरोप लगाते हैं जी। कहीं ना कहीं दूसरे कमियां। आप बताइए कि आजमगढ़ में जो भी विकास हुआ, कहीं देखिए, चाहे वो कलेक्ट्रेट भवन हो, चाहे PGI हो, जो भी विकास हुआ है समाजवादी सरकार में हुआ है। और रही बात आजमगढ़ बाढ़ से कोलघाट डूब रहा था, ये सही बात है, तो उन्होंने वहाँ ट्यूबवेल के लिए पैसा अलाट कर दिया था, चिट्ठी आ चुकी थी। अब यहाँ के जो लोग अधिकारी हैं वह उसको सेंशन ना कर पाए, समय से लगवा ना पाए। जब आजमगढ़ बह रहा था तो सांसद होने के नाते उनको तो आना चाहिए था। लोग आरोप लगाते हैं कि तेरही में आए चले गए, आजमगढ़ शहर में नहीं आए। देखिए, एक बात बता रहे हैं, हम लोग भी उन्हीं के सिपाही हैं। आजमगढ़ में जितने लोग हैं, कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ विधायक हैं, MP MLA हैं, सभी वो बड़े नेता हैं। उनको जब समय मिलता है तो आते हैं। एक गलत आरोप है कि वह तेरही में आए थे। वह सारे लोगों के लिए जीते और मरते हैं, और आजमगढ़ के लिए तो उनका दिल दिमाग हमेशा लगा रहता है। हम लोग भी जाते हैं तो आजमगढ़ के नाम पर बड़ा सम्मान मिलता है। लोग कहते हैं कि आजमगढ़ के लोग आए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के क्षेत्र में आए हैं। हम लोगों को वह सम्मान मिलता है जो आजमगढ़ के लिए सोच नहीं सकते हैं। जैसे लगता है कि हमारे घर का गार्जियन बैठा हो, हम अपने घर में आसानी से घुस जाते हैं। अब इससे बड़ा सम्मान क्या चाहिए? जाने के बाद जो बात व्यवहार वहाँ के लोगों का रहता है वो आजमगढ़ के प्रति बहुत अच्छा रहता है, इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एक बात आपने कहा कि जो भी विकास हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, तो माननीय अखिलेश यादव जी के और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्य को छोड़ दिया जाए तो सदर के विधायक का एक कार्य
कोई बताइए जो सार्वजनिक हुआ हो। लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं विपक्ष के लोग। देखिए, सदर के विधायक जी को हम लोग जन्म से जानते हैं, जब लोग छोटे छोटे थे तब से वह विधायक हैं। उनके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए कम है। कारण क्या है कि वह सभी को घरों में सभी के दिलों में राज करते हैं। वह उनका घरेलू मामला, विकास की बात है, जो आजमगढ़ में विकास नहीं हुआ है, अगर वो सदर के विधायक नहीं रहते तो कलेक्ट्रेट भवन कैसे बनता और पीजीआई कैसे बनता। कहीं ना कहीं विधायक होने की वजह से ही जो हमारे बड़े नेता उनका झुकाव इधर रहता है कि आजमगढ़ का विकास हो। तो आजमगढ़ का विकास करवाने का काम कहीं ना कहीं दुर्गा प्रसाद यादव जी का बड़ा रोल है आजमगढ़ के विकास में। या जो लोग कहते